हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। ये अपना लास्ट लेक्चर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस का, ठीक है। सिद्धांत और प्रक्रम वाला जो चैप्टर है उसका ये अपना लास्ट लेक्चर है। इसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी का वो एक और चैप्टर है वो है, फिर अपन जेनेटिक्स पर चलेंगे, ठीक है। चलो, आप में से कुछ पूछ रहे थे कि जेनेटिक्स कब कराएंगे, तो ये एक चैप्टर और कराएंगे बायोटेक्नोलॉजी का, वो करवा दें, बायोटेक खत्म हो जाएगी। उसके बाद दो चैप्टर वो जेनेटिक्स के हैं, वही बचे हैं 12th के अंदर, बाकी तो वो एक एक लेक्चर के अंदर खत्म होने वाले चैप्टर हैं, तो उनको देख लेंगे। उनके अंदर ज़्यादा कोई खास है नहीं, नॉर्मल चैप्टर है, वो देख लेंगे ना। चलो, तो ये खत्म करते हैं। देखो, इस चैप्टर के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ, समझाने वाली जितनी भी चीज़ें थी सब आपको पता चल चुकी हैं। अब बचा क्या है? बचा क्या है? जो आपने सीखा है ना, बस आज वो अप्लाई करना है। देखो, अपन ने क्या पढ़ लिया? सिद्धांत पढ़ लिए, ठीक है। अपन ने बायोटेक्नोलॉजी के जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स हैं, वो तो पढ़ लिए अपन ने। अब क्या करना है अपन को? उसका प्रोसेस जो है ना बायोटेक्नोलॉजी की, बस वो करनी। सिद्धांत आपको पता लग गया कि भाई कैसे क्या होता है, वो तो आपको पता लग ही गया। अब बस वो काम करना है। अभी बस कर देते हैं इलाज। चलो आ जाओ। पौधों और जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु संवाहक है, ठीक है। पौधों और जो जंतुओं में, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जीन क्लोनिंग के लिए कौन कौन से संवाहक अपन यूज कर सकते हैं, उनकी बात कर लेंगे। देखो, हर जीव के लिए अपन को अलग अलग संवाहक जो वेक्टर जो वो यूज में लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई सबके अंदर वो PBR322 वही सबके अंदर यूज कर रहे हैं। भाई किसी इंसान के अंदर अपन को जीन क्लोनिंग करनी है, PBR322 यूज कर लो। प्लांट के अंदर करनी है PBR322, किसी जानवर के अंदर करनी है PBR3, नहीं, ऐसे नहीं होता। हर एक जीव के लिए अपन को अलग अलग टाइप के संवाहक अपन को यूज करना पड़ता है, और हर एक जीन के लिए अपन को अलग अलग तरह के संवाहक जो यूज करने पड़ेंगे। संवाहक बता चुका हूँ डिटेल में आपको क्या होता है, ठीक है। अब तो प्लांट और एनिमल के लिए कौन सा संवाहक अपन यूज कर सकते हैं उसकी बात कर लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्लांट्स की। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस कई द्विबीजपत्री पौधों में रोगजनक पैथोजन है, ये है ना। जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है, ये बहुत सारे डाइकोट जो प्लांट्स हैं, द्विबीजपत्री जो पौधे हैं, उनके अंदर ये रोगजनक पैथोजन है, ठीक है। ये करता क्या है? ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस अगर नॉर्मल कंडीशन के अंदर इसके साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, बस बिल्कुल नॉर्मल है, तब ये क्या कर सकता है? प्लांट को इन्फेक्ट कर सकता है, पैथोजन है, और प्लांट के अंदर क्या बना देगा? ट्यूमर बनाने का काम करने लग जाएगा। करेगा ट्यूमर, गांठ, अर्बुद वो बनाने लग जाएगा, ट्यूमर बनाने लग जाएगा। ये इसका मेन काम है। लेकिन अपन क्या करेंगे? इसको वेक्टर के तरह यूज में लेंगे, इसको संवाहक के रूप में यूज में लेंगे। संवाहक के रूप में यूज कैसे ले सकते हैं अपन इसको? इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को अपन क्या करें? इसका मेन काम तो यही है कि भैया ये प्लांट के अंदर जाता है, प्लांट की जो कोशिका है उसके अंदर जाएगा, और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है प्लांट का, उसके साथ में ये अपना इंटीग्रेट हो जाता है, और उसके बाद में प्लांट के अंदर से क्या है, वो केमिकल बनवाने लग जाता है। प्लांट से ही वो केमिकल बनवाने लग जाता है जो इसके लिए जरूरी है, ठीक है। अपना काम जो है प्लांट से करवाने लग जाता है। मतलब सीधी सी बात है कि प्लांट की सेल को ये इन्फेक्ट करेगा, और फिर प्लांट की जो सेल है उसको क्या कर लेगा? अपने अंडर काम में करवाने लग जाएगा, है ना। उसकी जो मशीनरी है उसको टेक ओवर कर लेगा, और अपना जो काम है उस प्लांट सेल से करवाने लग जाएगा। ये इसका मेन काम है। मतलब सीधा बात है कि प्लांट सेल को इन्फेक्ट करके उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो अपने हाथ में ले लेता है, ठीक। और अपने को जीन जो है, बाहर का जो जीन है वो कहाँ भेजना होता है? सेल के अंदर ही भेजना होता है। तो अपन क्या कर सकते हैं? क्योंकि ये देखो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है, ये क्या करता है? प्लांट की सेल को इन्फेक्ट करता है, मतलब प्लांट की सेल के अंदर घुसने का काम है इसका। तो अपन एक काम करें, इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के साथ में अपना कोई अपने जो अपन चाहते हैं, अपना जो अपन जो चाहते हैं वो जीन इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के साथ में जोड़ दें, क्योंकि ये तो वहां तक जाएगा ही, इसके साथ में जोड़ देंगे तो उसको भी साथ में ले ही जाएगा ना, ठीक है। अब आपके दिमाग में बात चल रही होगी, भैया अपन इसके साथ में जीन जोड़ तो देंगे, ये वहां तक लेके भी चला जाएगा, प्लांट सेल के अंदर तक ये लेके भी चला जाएगा, लेकिन ये तो यार ट्यूमर कोज करता है, ट्यूमर करता है, ये तो अर्बुद बनाने लग जाता है। तो मैंने कहा कि आपकी बात ठीक है, लेकिन आप ऐसा ही नेचुरल इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को नहीं लेंगे अपन, इसको इसके डीएनए के अंदर अपन छेड़छाड़ करेंगे। किसके डीएनए के अंदर? एग्रोबैक्टीरियम जो ट्यूमिफेसियंस एक पैथोजन है, ये एक रोगजनक है, इसको अपन लेंगे और इसके अंदर क्या करेंगे? अपन थोड़ी छेड़छाड़ करेंगे इसके डीएनए के अंदर। जब डीएनए के अंदर इसके अंदर छेड़छाड़ कर देंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? छेड़छाड़ करने के बाद में, इसकी डीएनए के अंदर मॉडिफिकेशन करने के बाद में, ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है ये उस प्लांट सेल के अंदर जा तो सकता है, लेकिन उस प्लांट सेल के अंदर ट्यूमर नहीं बना सकता। फिर अपन जो चाहेंगे वही काम करेगा, ये अपने लेवल का काम नहीं कर सकता। वो देखो, आपने बहुत सारी फिल्मों के अंदर देखे होंगे आपने कि कुछ लोगों को क्या कर लेते हैं? अपने वश में कर लेते हैं, वो है ना। फिर वो अपने दिमाग से काम नहीं करते, फिर जो उनका मालिक चाहता है उस हिसाब से वो काम करते हैं।
सेम यहाँ पर होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस के साथ में। अगर ये अपने दिमाग से काम करे तब तो ये क्या करेगा, प्लांट सेल के अंदर जाएगा और प्लांट सेल की जो मशीनरी है उसको अपने हाथ में ले लेगा और उसके बाद में जो ये चाहेगा वही काम वो प्लांट सेल्स करेंगी। लेकिन अपन ने इसके साथ में क्या कर दी, छेड़छाड़ कर दी, इनके डीएनए के साथ में क्या कर दी, छेड़छाड़ कर दी। अब अपने वश में आ गया ये, अब अपन जो चाहेंगे वही काम करेगा ये। तो अपन ने क्या किया, इसके साथ में छेड़छाड़ करी, तो अब जो है ये प्लांट सेल के अंदर जा सकता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं दिखा सकता, कोई गलत इफेक्ट नहीं दिखा सकता, कोई हानिकारक इफेक्ट नहीं दिखा सकता। तो अपन क्या करेंगे, इसके साथ में ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस है, इसके साथ में अपन क्या करेंगे, अपना जो अपने जो चाहते हैं वो जीन जोड़ देंगे और ये जा तो रही है प्लांट सेल के अंदर, उसको जोड़ दिया तो अपना जो जीन है वो वहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और ये कोई गलत इफेक्ट भी नहीं दिखा सकता क्योंकि अपने इसको क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। तो देखो ये जो मैंने बातें बताई हैं यही लिखी हुई हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस कई द्विबीजपत्री जो पौधे हैं उनके अंदर क्या कर सकता है, रोगजनक पैथोजन है, वह डीएनए के एक खंड जिसे टी डीएनए कहते हैं उसको स्थानांतरित कर सामान्य पौधों की कोशिकाओं को अर्बुद ट्यूमर में रूपांतरित करता है और ये अर्बुद कोशिकाएं रोगजनक के लिए जरूरी रसायनों का उत्पादन करती हैं। मैंने कहा कि जो उनको जरूरत है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस को, जो जिस चीज़ की जरूरत है वो चीज़ें प्लांट सेल जो वो बनाने लग जाएंगी और ये अर्बुद जो है ट्यूमर जो है वो बनाने लग जाता है। ये तो होगा नॉर्मल, अगर आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस जो है वो नॉर्मल कंडीशन में है। लेकिन अब क्या करेंगे अपन, इसको संवाहक बनाना है, तो संवाहक के लिए अपन नॉर्मल तो यूज में नहीं ले सकते, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस का टीआई प्लाज्मिड क्लोनिंग संवाहक के रूप में अब रूपांतरित कर दिया गया है, ठीक है। इसका जो एग्रोबैक्टीरियम का जो टीआई प्लाज्मिड है उसको किसके लिए किया, संवाहक बना दिया, उसको वेक्टर के रूप में उसको रूपांतरित कर दिया, ठीक है, जो पौधों के लिए रोगजनक नहीं है। अब वो पौधों के लिए रोगजनक नहीं है, लेकिन इसका उपयोग अपनी अभिरुचि के जीन को अनेक पौधों में स्थानांतरित करने में किया जा सकता है। ये मैंने आपको बता दें कि जो चाहते हैं उस जीन को इसके साथ में जोड़ेंगे और ये प्लांट सेल के अंदर चला जाएगा और अपना जो जीन है वो ट्रांसफर हो जाएगा और ये कोई गलत इफेक्ट भी नहीं दिखा सकता क्योंकि अब ये रोगजनक नहीं है, क्योंकि हमने इसमें क्या कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिए हैं। अब ये तो हो गई प्लांट की बात। वही बात करें अपन एनिमल्स की, तो एनिमल्स के अंदर यूज करते हैं अपन पशु विषाणु। क्या यूज करते हैं, पशु विषाणु। देखो प्लांट के अंदर क्या यूज करते हैं अपन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस, और वही बात करें एनिमल्स की तो वहां क्या यूज करते हैं अपन, पशु विषाणु, जिसको इंग्लिश में रेट्रोवायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरस। पशु विषाणु सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में रूपांतरित कर देते हैं। अब पशु विषाणु क्या करते हैं कि जो सामान्य कोशिका है, अगर ये नॉर्मल है, आपका पशु विषाणु बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, तब ये क्या करेगा, सामान्य जो कोशिका है उस पर अटैक करेगा और फिर उसको कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देगा, कैंसर कोशिका के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये तो होगी नॉर्मल पशु विषाणु की बात। लेकिन अपन नॉर्मल को भेजेंगे नहीं भाई, नॉर्मल देखो अपन क्या चाहते हैं कि सेल के अंदर अपना क्या पहुंच जाए, सेल के अंदर अपना जो जीन अपन चाहते हैं वो पहुंच जाए कैसे ना कैसे करके। तो अपने दिमाग में है कि यार पशु विषाणु जा तो रही है सेल के अंदर, जा तो रही है, इसके बाद में पावर तो ही सेल के अंदर घुसने की। तो अपन एक काम करें, इस पशु विषाणु के साथ में क्या जोड़ दें, अपना जीन जोड़ दें, तो ये जाएगा साथ में अपना जीन भी ले जाएगा, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये पशु विषाणु जो है वो नॉर्मल सेल कोई है तो उसको कैंसर सेल में बदल देगी। अब कोई अच्छा भला बेचारा कोई जानवर है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, आपने अपना जीन भेजने के चक्कर में साथ में कैंसर भी भेज दिया। तो इसलिए क्या सोचा उन्होंने कि भाई वेक्टर को नेचुरल तो नहीं देख सकते, जो अपन वेक्टर बना रहे हैं, जीन को भेजना चाह रहे हैं, तो नॉर्मल के साथ में नहीं भेज सकते। क्या करना पड़ेगा, अपन को मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस के अंदर किया, वैसे ही यहाँ पर भी क्या करना पड़ेंगे, मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया, मॉडिफिकेशन किया और फिर उसको अब वो रोगजनक नहीं है। मॉडिफिकेशन करने के बाद में उसके जो डीएनए है, रेट्रोवायरस का जो डीएनए, पशु विषाणु का जो डीएनए है, उसके अंदर क्या किया, मॉडिफिकेशन किए। अब वो क्या है, बिल्कुल भी रोगजनक नहीं है। तो अपने क्या किया भाई, रोगजनक तो खत्म हो गया, अब वो रोग नहीं कर सकता, कोई कैंसर सेल नहीं बना सकता, लेकिन वो सेल के अंदर जा तो सकता है भाई, सेल के अंदर जा सकता है, बस कोई रोग नहीं कर सकता। तो जा रहा है तो साथ में जोड़ देंगे, अपना जीन जोड़ देंगे, ले जाएगा अपने जीन को सेल के अंदर, है ना। तो एनिमल सेल के लिए यूज में लेते हैं ये चीजें ना, एनिमल्स के लिए। पशु विषाणु रेट्रोवायरस सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में रूपांतरित कर देते हैं, ये तो हो गई नॉर्मल की बात। पशु विषाणु को अहानिकारक बनाकर, पशु विषाणु को क्या बना देंगे, अहानिकारक बना देंगे, ठीक है, बनाकर जंतु कोशिकाओं में वांछित जीन को रूपांतरित करने में उपयोग किया जाता है। अपना जो वांछित जीन है उसको भेजने में काम में लिया जाता है। चलो, एक जीन या डीएनए के खंड को उचित संवाहक से जोड़ दिया जाता है, तब इसे जीवाणु, पौधों और जंतु प्रपोषी में स्थानांतरित किया जाता है और वहां जहां ये गुणित होता रहता है। तो मैंने आपको बता दें कि कोई भी अपना जो जीन है या फिर कोई भी अपना डीएनए का जो खंड है, मतलब टुकड़ा है,
उसको अपन क्या करेंगे, एक संवाहक के साथ में जोड़ देंगे, कोई भी उचित संवाहक है। जैसे प्लांट के केस में हमने देखा कि अपन ने क्या यूज में लिया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसेंस लिया। एनिमल के केस में अपन ने क्या लिया, रेट्रोवायरस लिया। इससे पहले अपन ने ई कोलाई का प्लाज्मिड, अलग अलग प्लाज्मिड लिए थे अपन ने, PBR 322 है। ये सारे वेक्टर जो हैं, ये सारे संवाहक हैं, इनके साथ में अपने जो काम का जो जीन है, DNA का जो टुकड़ा है उसको जोड़ देंगे और फिर ये कहाँ ले जाएगा, बैक्टीरिया के अंदर भेजना, तो बैक्टीरिया के अंदर भेज सकते हैं अपन, जंतु के अंदर भेज सकते हैं, प्लांट के अंदर भेज सकते हैं, तो पर कहीं भेज सकते हैं। और वहां पर जाने के बाद में क्या करेगा, वहां पर मल्टीप्लाई होते रहते हैं। ये गुणित का मतलब क्या है, वहां पर मल्टीप्लाई होते रहेंगे। चलो, एक होता है सटल वेक्टर, एक होता है सटल वेक्टर। ये सटल वेक्टर क्या होता है, सटल वेक्टर उसको बोलते हैं जो यूकारियोटिक सेल और प्रोकारियोटिक सेल दोनों के अंदर प्रतिकृति बना सकता है। ठीक है, सटल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है, सटल वेक्टर जो है वो एक ऐसा वेक्टर है जो यूकारियोटिक और प्रोकारियोटिक दोनों के अंदर क्या बना सकता है, अपनी प्रतिकृति बना सकता है, मतलब दोनों के अंदर रेप्लिकेशन कर सकता है। एग्जांपल की बात करें तो YEP यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड, ठीक है, और TI प्लाज्मिड, यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड और TI प्लाज्मिड, ये दो एग्जांपल किसके, सटल वेक्टर के। चलो अब बात करेंगे सक्षम परपोषी की। परपोषी का है होस्ट को बोलते हैं ना, किसको बोलते हैं, होस्ट को। तो सक्षम परपोषी किसको, कौन होगा, कैसे अपन सक्षम परपोषी के अंदर अपन भेज सकते हैं, उसकी बात है ना। सक्षम परपोषी के अंदर अपना जो जीन है उसको कैसे भेज सकते हैं, उसकी बात है। आपने क्या बना लिया, पुनर्योजित DNA का रूपांतरण हेतु। ठीक है, पुनर्योजित जो DNA आपने बना लिया, रिकॉम्बिनेंट DNA आपने बना लिया, अब उस रिकॉम्बिनेंट DNA को उस एनिमल के अंदर कैसे भेजोगे, उस होस्ट के अंदर कैसे भेजोगे, उस जीव के अंदर कैसे भेजोगे, उसकी बात है ना। तो उसको भेजने के लिए अब मान लो आपने क्या किया, एक जीन निकाला। मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग के अंदर ही, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था कि एक मेरे पास गाय है जो दूध बढ़िया देती है लेकिन प्रोटीन की कमी है, तो मैंने भैंस की क्या निकाला, एक सेल निकाली, उस सेल के अंदर मुझे वो जीन मिल गया जो प्रोटीन बनाता हो। मैंने क्या किया, वो जीन पकड़ा, जीन मैंने ले लिया और मैंने एक संवाहक लिया, दोनों का आपस में जोड़ा। अब उस गाय के अंदर मैं कैसे ट्रांसफर करूं, उसके लिए अलग अलग तरीके हैं, वो तरीके देख लेते हैं। सबसे पहला तो तरीका वो क्या है, डाइवेलेंट कैटाइन हीट शॉक मेथड। क्या है, डाइवेलेंट कैटाइन हीट शॉक मेथड, इसको हिंदी में बोलते हैं, हीट शॉक मेथड को बोलते हैं ताप परघात। क्या बोलते हैं, ताप परघात। क्या होता है अभी बताऊंगा। चलो, आपको पता है कि DNA कैसा होता है, जलरागी होता है। कैसा होता है, जलरागी अणु है, हाइड्रोफिलिक होता है। अब ये हाइड्रोफिलिक है, इसलिए ये क्या नहीं जा सकता, कोशिका की जो झिल्ली है उसके आर पार नहीं जा सकता, इसलिए ये कोशिका की झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता। ठीक है, इसलिए कोशिका के अंदर नहीं जा सकता। आपने रिकॉम्बिनेंट DNA बना लिया, कैसे बनाया, ये अपना संवाहक है जी, संवाहक है बिल्कुल है। ये अपना क्या है, वांछित जीन है। ठीक है, जीन है। ये क्या बन गया, अपना rDNA, रिकॉम्बिनेंट DNA बन गया। अब इस रिकॉम्बिनेंट DNA को मुझे किस में भेजना है, होस्ट के अंदर भेजना है। इसको मुझे किसके अंदर भेजना है, ये मान लो होस्ट है, ये क्या है, होस्ट है, इसके अंदर मुझे भेजना है। तो कैसे भेज सकता हूं, तो पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है ये डाइवेलेंट कैटाइन हीट शॉक मेथड। ठीक है, डाइवेलेंट कैटाइन ताप परघात। क्या मतलब हुआ इसका, देखो भाई, ये क्या है अपने पास में, रिकॉम्बिनेंट DNA। क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, डाइवेलेंट कैटाइन का क्या मतलब है, ये यहां देखो डाइवेलेंट कैटाइन, डाइवेलेंट कैटाइन का क्या मतलब है, जैसे Ca+2, Ca+2 क्या है, डाइवेलेंट कैटाइन है। तो अपन क्या करेंगे, ये जो आपका ये है ना आपका रिकॉम्बिनेंट DNA, इसको इस डाइवेलेंट कैटाइन के चारों तरफ चिपका देंगे, चिपका दिया जी, इसके चारों तरफ इसकी कोटिंग कर देंगे। ये अब मैंने जो ब्लू कलर में बनाए क्या है, सारे के सारे क्या है, रिकॉम्बिनेंट DNA जो मैंने डाइवेलेंट जो कैटाइन है उसके चारों तरफ चिपका दिए। अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या ली, यहां पर मुझे मान लो ई कोलाई के अंदर इसको भेजना है। किसके अंदर भेजना है, ई कोलाई के अंदर मुझे भेजना है। ठीक है, ये जो रिकॉम्बिनेंट DNA मैं चाहता हूं इस ई कोलाई के अंदर चला जाए, ये मेरा होस्ट है ई कोलाई। ठीक है, तो अब इसको अंदर भेजने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका टेम्परेचर एक बार तो मैं इसको दूंगा 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और एक बार दूंगा मैं इसको आइस पर बैठाऊंगा। ठीक है, तो एक बार मैं क्या दूंगा, इसको 42 डिग्री टेम्परेचर पर डालूंगा गर्म। ठीक है, और फिर एकदम से बर्फ पर, गर्म एकदम से बर्फ, एकदम से बर्फ गर्म। ठीक है, ठंडी गर्म ठंडी गर्म ठंडी गर्म ठंडी गर्म ठंडी गर्म करता रहूंगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ताप परघात बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ताप परघात। एक बार आइस पर, एक बार 42 डिग्री, मतलब हीट हो जाएगी 42 डिग्री तो हीट हो जाएगी ना। तो एक बार 42 डिग्री, एक बार आइस बर्फ, है ना, बर्फ 42 डिग्री, बर्फ 42 डिग्री, बर्फ 42 डिग्री, बर्फ 42 डिग्री। ऐसे में जब करूंगा तो ये जो है ना, इसके अंदर जो छेद है, इसी जो कोशिका के अंदर जो छेद है वो थोड़े बड़े हो जाएंगे। छेद बड़े हो जाएंगे तो ये आपका जो डाइवेलेंट कैटाइन है ये इसके अंदर चला जाएगा, और डाइवेलेंट कैटाइन के साथ साथ में आपके ये जुड़े हुए हैं कौन,
आपके जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो भी होस्ट के अंदर इंटर कर जाएंगे। तो ये आपको याद रखना, हीट शॉक मेथड, ताप परिघात बोलते हैं इसको, है ना। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन से भी आप क्या कर सकते हो भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपने बना लिया, इंजेक्शन के अंदर भरो और ठोक दो किसके अंदर, आपका जो होस्ट है उसके अंदर ठोक दो, ठीक है। लेकिन ये किसमें यूज कर सकते हैं अपन, जंतु कोशिका के अंदर ही यूज कर सकते हैं ना, एनिमल सेल के अंदर ही, ठीक है, ओनली एनिमल सेल, सिर्फ एनिमल सेल के अंदर यूज कर सकते हैं ना। माइक्रो इंजेक्शन, हिंदी में सूक्ष्म अंतःक्षेपण। क्या करेंगे इसके अंदर, आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनरावृत्त जो डीएनए है उसको क्या करो, इंजेक्शन में भरो और ठोक दो किसके अंदर, होस्ट के अंदर, उसको ठोक दो, होस्ट की जो सेल है उसके अंदर उसको ठोक दो, वो आपका इंटर हो जाएगा उसके अंदर, है ना। तो पुनरावृत्त डीएनए को सीधे जंतु कोशिका को के केंद्रक, मतलब जो न्यूक्लियस है उसके अंदर के भीतर अंतःक्षेपित मतलब इंजेक्ट किया जाता है, तो वो इंजेक्शन के अंदर भरा और ठोक दिया। चलो तीसरा तरीका है बायोलिस्टिक या फिर जीन गन। पहला अपन ने देखा क्या, डाइवलेंट केटाइन के चारों तरफ अपन क्या चिपका देंगे, अपने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसको चिपका दिया, फिर अपन ने ठंडा गरम किया तो उसके अंदर चला जाता है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया सिर्फ एनिमल्स के लिए वो लागू होता है, सिर्फ जानवरों के लिए, जंतु कोशिका के लिए, कि भैया माइक्रो इंजेक्शन लगा दो। तीसरा तरीका है बायोलिस्टिक या फिर जीन गन, ठीक है। जीन गन ये क्या है, पौधों के लिए उपयोगी है, ये सिर्फ किसके लिए, पौधों के लिए, है ना। माइक्रो इंजेक्शन जंतुओं के लिए, जंतु कोशिका के लिए, और ये पौधों के लिए। कोशिकाओं पर डीएनए से विलेपित स्वर्ण या टंगस्टन के उच्च वेग सूक्ष्म कणों को से बमबारी किया जाता है। बताऊंगा अभी, से बता देता हूं क्या होता है। ये क्या है, गोल्ड है जी, गोल्ड या फिर टंगस्टन, दोनों में से कोई सा भी है ना। गोल्ड या फिर टंगस्टन का क्या है, आपको क्या लेना है, पार्टिकल लेना है, छोटा सा पार्टिकल लेना है, ले लिया जी। फिर क्या करना है आपको, इसकी चारों तरफ क्या चिपका दो, आप अपना जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो चिपका दो इसकी चारों तरफ, चिपका दिया, ठीक है, चिपका दिया। यहां पर क्या है, आपका होस्ट है, यहां पर क्या है, आपकी प्लांट सेल है, प्लांट सेल है, ठीक है। ऐसे आपने बहुत सारे बना लिए, ठीक है। गोल्ड या फिर टंगस्टन का आपने छोटा सा पार्टिकल लिया, उस पर आपने अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो आपने बनाए थे वो चिपका दिए। उसके बाद में क्या करोगे, एक जीन गन होती है जो मतलब जिससे क्या है, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये जो आपने बहुत सारे ऐसे बनाए हैं, ऐसे जो गोल्ड के जो पार्टिकल्स उन पे जो चिपकाए हैं, उनकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। उसके अंदर भरो इनको और फिर बंदूक से वो जो जीन गन है उससे इसके क्या है, एकदम से हाई स्पीड के अंदर, हाई वेग के साथ में, ना उच्च वेग के साथ में इनकी बमबारी करवा दो। ये जो कण है इनकी इस पर क्या करवाएंगे, बमबारी करवाएंगे। जैसे अपन इनकी बमबारी करवाएंगे तो इसके अंदर क्या चले जाएंगे, अंदर इंटर कर जाएंगे, और अंदर इंटर कर जाएंगे तो इसके साथ में क्या जुड़े हुए हैं, ये आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए जुड़े हुए हैं, पुनरावृत्त जो डीएनए जुड़े हुए हैं वो भी अंदर चले जाते हैं। चलो ये तीन तरीके मैंने आपको बता दिए। पहला मैंने आपको बताया था कि भाई हीट शॉक मेथड दे दो, ताप पर घात कर दो, है ना। फिर मैंने आपको बताया सूक्ष्म अंतःक्षेपण, उसके बाद मैंने बताया बायोलिस्टिक या फिर जीन गन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे अपन किसकी, पुनरावृत्त डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम। ये अपन ने सारे के सारे सिद्धांत अपन ने पढ़ लिए। चैप्टर का नाम क्या है, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, ठीक है। तो सिद्धांत अपन ने पढ़ लिए जैव प्रौद्योगिकी के। अब हम बात करेंगे प्रक्रम कौन कौन से हैं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के प्रक्रम कौन कौन से हैं। तो अपने जो पढ़ा है बस वही करना है। मैंने आपको बताया था कि मेरे पास गाय है, दूध बढ़िया देती है, बस प्रोटीन की कमी है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मेरे को, कि ऐसे ही मेरे को जीन ढूंढना पड़ेगा जो प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैंने ढूंढ लिया, कहाँ पर, एक भैंस से दिखी मुझे। उस भैंस की सेल के अंदर क्या है, डीएनए है, और उस डीएनए के अंदर वो जीन है जो प्रोटीन बनाता है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उस भैंस की सेल निकाल ली, मैंने निकाल ली भैया। ये आपका क्या है, बीकर है, इस बीकर के अंदर मैंने क्या ले ली, सेल ले ली। अब मैं एक्सपेरिमेंट किस पे कर रहा हूँ, भैंस क्या है, एनिमल है, और वही बात करें कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकता है। आपका इच्छा होगी प्लांट के अंदर मैं एक्सपेरिमेंट करूँ, किसी की इच्छा होगी मैं बैक्टीरिया पर करूँ, किसी की इच्छा मैं फंजाई पर करूँ, तो सबकी इच्छा अलग अलग हो सकती है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं ना। तो ये अलग अलग टाइप की सेल हो सकती है, ये अलग अलग टाइप की सेल हो सकती है। अब अपन को इस सेल के अंदर क्या करना है, डीएनए देखना है अपन को, क्योंकि अपना जो काम का जो जीन है वो तो डीएनए के अंदर ही है ना, वो तो डीएनए के अंदर ही है। अपन को ऊपर से यार सेल वॉल कहाँ है, इससे अपन को मतलब है क्या, इसके अंदर आरएनए भी है, प्रोटीन भी, अपन को मतलब उससे, अपन को सिर्फ डीएनए से मतलब, अपन को सिर्फ डीएनए चाहिए। तो सबसे पहले स्टेप क्या आती है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का पृथक्करण करेंगे। क्या करेंगे, डीएनए का पृथक्करण। तो मैंने एक सेल ले ली, ठीक है, इस सेल में से मुझे डीएनए बाहर निकालना है, क्योंकि इसके अंदर मेरे काम का डीएनए है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका जो सेल वॉल है उसको क्या करूंगा, तोड़ूंगा, क्योंकि सेल वॉल है सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या है, सेल वॉल है। अब एनिमल के केस में सेल वॉल नहीं होती है ना, लेकिन प्लांट के अंदर आपकी जो फंजाई है इनके अंदर तो सेल वॉल होती है। तो सबसे पहले
मुझे डीएनए तो अंदर है यार, डीएनए तो अंदर है, मुझे ये सबसे पहले ये बाहर की सेल वॉल तोड़ूंगा तभी तो डीएनए तक पहुंच पाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे सेल वॉल तोड़नी पड़ेगी। सेल वॉल किससे तोड़ूंगा? हथौड़ी से तोड़ूंगा? नहीं जी। उसके लिए अगर बैक्टीरिया की सेल है ये, अगर ये सेल किसकी है? बैक्टीरिया की, तो सेल वॉल के लिए मैं तोड़ने के लिए क्या डाल दूंगा? लाइसोजाइम डाल दूंगा। इस बीकर के अंदर क्या डालूंगा? लाइसोजाइम। जैसे ही लाइसोजाइम डालूंगा तो ये जो आपकी जो इस सेल की जो सेल वॉल होगी वो एकदम से खत्म हो जाएगी। ये लाइसोजाइम उसको खत्म कर देगा अगर ये बैक्टीरिया की सेल हुई। अगर ये प्लांट की सेल है, अगर ये सेल किसकी? प्लांट की, तो उसकी सेल वॉल को तोड़ने के लिए मैं क्या डाल दूंगा? सेलुलेज डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा? सेलुलेज। उससे क्या होगा? क्योंकि प्लांट की जो सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी हुई होती है, इसलिए मैं सेलुलेज डाल दूंगा और ये सेल वॉल खत्म हो जाएगी। अगर ये फंगस की सेल वॉल है, अगर किसकी सेल वॉल, ये सेल किसकी है? फंगस की। कोशिका किसकी? फंगस की। तो इसकी सेल वॉल किससे बनी हुई होगी? काइटिन की बनी हुई होगी। तो मैं क्या डाल दूंगा? काइटिनेज डाल दूंगा। तो ये काइटिन की जो सेल वॉल है वो खत्म हो जाएगी। तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी सेल ली है, कौन से टाइप की कोशिका ली है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कोशिका की जो भित्ति है वो किससे बनी हुई है, और कोशिका की भित्ति किससे बनी हुई है उस पर डिपेंड करेगा अपन कौन सा एंजाइम उस पर डालेंगे। ठीक है। अगर ये सेल किसकी हुई? प्लांट की हुई, तो मैं क्या डालूंगा? सेलुलेज डाल दूंगा इसकी सेल वॉल को तोड़ने के लिए। अगर ये प्लांट, ये अगर सेल किसकी हुई? बैक्टीरिया की, तो मैं क्या डालूंगा? लाइसोजाइम डाल दूंगा। अगर ये सेल किसकी हुई? फंजाई की हुई, तो मैं क्या डाल दूंगा? इस पे काइटिनेज डाल दूंगा। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं। अब भैया मैंने सेल वॉल तो तोड़ दी। सेल वॉल जैसे ही मैंने तोड़ी तो मुझे क्या दिखा? कुछ गुच्छा सा दिखा। मुझे क्या दिखा? कुछ गुच्छा सा दिखा। इस गुच्छे में यार डीएनए भी है, आरएनए भी है, प्रोटीन भी है। मुझे यार आरएनए प्रोटीन से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मेरा डीएनए चाहिए। मुझे सिर्फ क्या चाहिए? डीएनए। क्योंकि जो मेरे काम का जीन है ना वो तो सिर्फ डीएनए के अंदर ही है। ठीक है, तो मुझे डीएनए से मतलब है, मुझे आरएनए प्रोटीन नहीं चाहिए। अब क्या करें यार? आरएनए प्रोटीन को कैसे हटाएं? तो आरएनए प्रोटीन को हटाने के लिए भी सिस्टम है। मैं क्या करूंगा? इसके अंदर क्या डाल दूंगा? इसके अंदर क्या डाल दूंगा? राइबोन्यूक्लिएज डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा? राइबोन्यूक्लिएज डाल दूंगा। और जैसे ही राइबोन्यूक्लिएज डालूंगा तो वो क्या करेगा? आरएनए को खा जाएगा। ठीक है, इस बीकर के अंदर जैसे ही मैं राइबोन्यूक्लिएज डालूंगा तो वो क्या करेगा? आरएनए को खा जाएगा। आरएनए तो खत्म। अब कौन बच गया इसके अंदर? डीएनए और प्रोटीन बच गए। पहले कौन कौन था? आरएनए था, प्रोटीन थी, डीएनए था। मैंने आरएनए को खत्म कर दिया किससे? राइबोन्यूक्लियस डाल के। अब कौन है? प्रोटीन बची हुई है। तो प्रोटीन को खत्म करने के लिए क्या डाल दूंगा मैं? प्रोटीएज डाल दूंगा इसके अंदर। जैसे ही मैं प्रोटीएज डालूंगा तो प्रोटीएज किसको खा जाएगा? प्रोटीन को खा जाएगा और प्रोटीन भी खत्म। अब कौन बच गया इसके अंदर? सिर्फ डीएनए बचा है। कौन बचा है? सिर्फ डीएनए। तो ये वाला बीकर देखो भाई, ये वाला बीकर ध्यान से देखना। इसके अंदर ये नीचे माल मसाला है किसका है? आपका जो प्रोटीन है और वो नीचे बैठ गए। प्रोटीन और जो आरएनए जो वो नीचे बैठ गए। ये कौन आपका? ऊपर वाली जो कौन है? डीएनए। अब इसको अपन को बाहर निकालना है। ठीक है, तो क्या करें अपन? सबसे पहले क्या डालेंगे इसके अंदर? चिल्ड इथेनॉल डालेंगे। इस बीकर के अंदर क्या डालेंगे? बिल्कुल ठंडी इथेनॉल डाल देंगे। चिल्ड इथेनॉल एकदम ठंडी। ठीक है, इसके अंदर डाल दी। जैसे ही आप इसके अंदर चिल्ड इथेनॉल डालोगे ना तो ये जो डीएनए है इसकी क्या आपको मलाई सी दिखने लग जाएगी। और जैसे ही वो मलाई आपको दिखेगी आप समझ जाओगे भैया यही डीएनए है। फिर आप क्या करोगे? जैसे ही आपको ये मलाई दिखेगी आप इसको क्या है? बाहर निकाल लोगे और वो क्या होगा? प्योर डीएनए आइसोलेटेड। और वो आपने प्योर डीएनए जो उसको बाहर निकाल लिया है। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पूलिंग कहा जाता है। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? स्पूलिंग। ये वर्ड ध्यान में रखना, स्पूलिंग। क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर यहाँ से, इसलिए स्पूलिंग वर्ड को ध्यान में रखना यार, है ना। क्या किया अपन ने? वापस समअप कर देता हूं एक बार कि अपन को कोई भी सेल है उससे अगर अपन को डीएनए निकालना तो सबसे पहले क्या करेंगे? सेल वॉल तोड़नी पड़ेगी। सेल वॉल तोड़ने के लिए अगर बैक्टीरिया है तो लाइसोजाइम डाल देंगे। अगर वो प्लांट की सेल है तो क्या डाल देंगे? सेलुलेज डाल देंगे। अगर वो फंजाई की सेल है तो क्या डालेंगे? काइटिनेज डाल देंगे। ये खत्म। उसके बाद में क्या करेंगे अपन? उसके अंदर क्या दिखेगा? सेल वॉल खत्म होने के बाद में डीएनए आरएनए प्रोटीन दिखेगी। तो आरएनए के लिए क्या डाल देंगे? राइबोन्यूक्लियस डाल देंगे। आरएनए खत्म। प्रोटीन के लिए प्रोटीएज डाल देंगे। प्रोटीन खत्म। अब सिर्फ डीएनए बचा है। तो डीएनए के लिए अपन क्या डालेंगे? उसके अंदर चिल्ड इथेनॉल डालेंगे। क्या डालेंगे? चिल्ड इथेनॉल। जैसे आप चिल्ड इथेनॉल डालोगे तो डीएनए आपको एक मलाई सी दिखने लग जाएगी। उस मलाई को जैसे ही बाहर निकालोगे वो आपका प्योर डीएनए जो है वो आइसोलेट हो चुका है। प्योर डीएनए आपने निकाल लिया। प्योर डीएनए निकालने के बाद में उस प्योर डीएनए को जब निकालते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? स्पूलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पूलिंग। ठीक है, ये देखो इसके अंदर देखो ये मलाई सी दिख रही है आपको इसके अंदर, है ना। ये चिल्ड इथेनॉल डालने के बाद में हालत है। फिर अपन ने क्या किया? इसको इस एक ऐसा गोल गोल सा होता है उससे अपन ने इसको मलाई को बाहर निकाला। ये देखो बाहर निकाल रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन? स्पूलिंग कहा जाता है। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? स्पूलिंग। चिल्ड इथेनॉल को याद रखना कि चिल्ड इथेनॉल डालते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। चिल्ड इथेनॉल डालते हैं, उसके बाद स्पूलिंग के थ्रू उसको बाहर निकाल लेते हैं डीएनए को। चलो
चलो अब डीएनए तो अपन ने बाहर निकाल लिया, डीएनए बाहर निकाल लिया, सबसे पहला काम तो हो गया। लेकिन डीएनए तो यार बहुत बड़ा होता है, डीएनए बहुत बड़ा होता है, अपन को पूरा डीएनए थोड़ा चाहिए। उस डीएनए के अंदर यार कुछ कई जगह कुछ जीन हो सकता है ना, पूरा डीएनए अपन कहाँ लगाएंगे, पूरा डीएनए अपन को थोड़ा टुकड़ा चाहिए जिसमें अपना काम का जीन हो, एक अपने काम का कोई टुकड़ा हो, वो अपन को लेना भाई, पूरा डीएनए थोड़ा चाहिए। तो क्या करते हैं अपन, डीएनए को छोटा करने के लिए क्या करते हैं, काट देते हैं, कैंची से काटते हैं ना, बताया मैंने आपको कि एक मॉलिक्यूलर सीजर होती है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसे काटते हैं उसको। तो बस अपन ने डीएनए यहाँ पर निकाल लिया, ये डीएनए अपन ने निकाल लिया, फिर क्या करेंगे, बस इसको कैंची से काट देंगे। कैसे काटेंगे, डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना। अब दूसरी स्टेप क्या है, पहली स्टेप अपन ने डीएनए को बाहर निकाल लिया, दूसरी स्टेप में काटेंगे डीएनए को। काटते कैसे वो आपको सबको पता है, ये इतना बड़ा डीएनए, तो क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन प्रतिबंधन जो एंजाइम है वो डाल देंगे। प्रतिबंधन जैसे एंजाइम डालोगे तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे भाई, हो गए टुकड़े टुकड़े, ठीक है। अब आपने इतना सारा डीएनए था, बड़ा सारा डीएनए था, उसको आपने जगह जगह से काट दिया, तो बहुत सारा ढेर लग गया टुकड़ों का, बहुत सारा ढेर लग गया डीएनए के टुकड़ों का। अब इन इतने बड़े ढेर में अपने काम का डीएनए कौन सा है, अपन को तो वो चाहिए। देखो आपने बड़ी सारी रस्सी है, अगर उसको काटोगे तो वो ढेर लग ही जाएगा ना। वैसे ही डीएनए बहुत बड़ा है, उसको जब आप काटोगे तो बहुत बड़ा ढेर लग गया टुकड़ों का। अब उन टुकड़ों में से अपने काम का टुकड़ा कौन सा है, बस वो अपन को पहचाना। वो पहचानने के लिए प्रोसेस देखनी पड़ेगी, वो होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, हिंदी में बोलता है जेल विद्युत का संचलन, ठीक है। तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है, इसकी बात कर लेते हैं। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपके काम का टुकड़ा कौन सा है। फिर उस काम के टुकड़े को अपन क्या करेंगे, संवाहक के साथ में जोड़ेंगे और भेज देंगे, है ना। बस थोड़ी सी चीज बची, अब कुछ नहीं है। डीएनए खंड का पृथक्करण एवं विलगन होगा, इसके अंदर आइसोलेशन और सेपरेशन करेंगे, है ना। जो अपन ने डीएनए के इतने सारे टुकड़े हैं, उन टुकड़ों में से क्या करेंगे, पृथक्करण करेंगे, ठीक है, और विलगन करेंगे, है ना, आइसोलेट करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। चलो इसमें क्या करते हैं, इस टेक्निक के अंदर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर क्या करते हैं, जेल नाम आ रहा है तो कौन सी जेल यूज करते हैं, इसमें क्या, अगारोज जेल यूज करते हैं। कौन सी जेल, अगारोज जेल इसमें यूज की जाती है। और आपको मैं बता दूं, अगारोज जेल कहां से ली जाती है, समुद्री घास से, सीवीड से ली जाती है, समुद्री घास से ये अगारोज जेल जो है वो ली जाती है। डीएनए खंड नेगेटिवली चार्ज अणु होते हैं। जो डीएनए है वो कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, आपको पता है ये बात। तो डीएनए जो वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, अगर नहीं पता आपको तो बताऊंगा जेनेटिक्स के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में डीएनए खंड को दौड़ाएंगे, और अब आपको पता है कि डीएनए कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, तो उसको क्या करेंगे अपन, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको दौड़ाया जाएगा। कैसे दौड़ाएंगे, अभी देखो, ये अपने पास में एक साधन है भैया, ठीक है। इस साधन पर अपने क्या लगा दिया, मैंने आपको बताया इसमें क्या यूज करते हैं अपन, एक जेल यूज करते हैं। उस जेल का नाम क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या नाम है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो प्रोसेस का नाम है, इस पर जेल लगाएंगे कि उस जेल का नाम है अगारो जेल, ठीक है। सॉरी मैं गलत बोल गया, इस पर अपन एक जेल लगाएंगे जिसका नाम क्या है, अगारो जेल। एक मिनट भैया, एक मिनट, ओहो बाबू रुक जा, अगारोज जेल। चलो इस पर अपन ने पूरे पर अगारो जेल लगा दी, ठीक है भैया। यहाँ पे देखो आप कि ये यहाँ पर मैंने नेगेटिव जोड़ दिया इस पर, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव जोड़ दिया इस पर, क्योंकि आपको पता है कि अपना जो डीएनए वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो अपन को दौड़ाना है, डीएनए को दौड़ाएंगे अपन इस पर, है ना, इसी प्लेट पर अपन दौड़ाएंगे। सबसे पहले अपन इस प्लेट पर क्या लगा दी, अपन ने अगारो जेल लगा दी भैया। अब क्या करना है आपको, एक सैंपल आपको डालना है इसके अंदर, ठीक है। सैंपल अलग बना हुआ होता है, पहले से ही बना हुआ होता है सैंपल, है ना। उस सैंपल को आपको इसको अंदर डालना है, ये जो आपको खांचा दिख रहा है ना, इस खांचे में डालना है सैंपल को। जैसे ही सैंपल को इस खांचे में डालोगे तो सैंपल डालने से क्या होगा, वो देखो सैंपल किस काम आएगा, वो मार्क कर देगा, जगह जगह पर मार्क कर देगा कि भैया आपका डीएनए अगर इस मार्क पर आया ना, जैसे आप थर्मोमीटर यूज करते हो, थर्मोमीटर पर लिखा होता है इतनी डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ होता है चीजें, है ना। वैसे ही इस पर होगा कि जैसे आप उस सैंपल को डालोगे तो यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े टुकड़े बन जाएंगे, यहाँ पर थोड़े छोटे टुकड़े बनेंगे, यहाँ पर वो छोटे टुकड़े बन जाएंगे, यहाँ पर वो छोटे टुकड़े बन जाएंगे। ये उस सैंपल का काम ही है, उस सैंपल का काम ही है। ये सैंपल आपने डाल दिया ना, ये पहले से बना हुआ होता है, डीएनए का कोई लेना देना नहीं इससे, ये सैंपल अलग से बना हुआ होता है। अब ये सैंपल मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इसको डिनोट कर रहा है 700 बेस पेयर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये डीएनए के बेस पेयर है ना, ये वाला किसको डिनोट कर रहा है, 500 बेस पेयर, ठीक है। ऐसे और छोटा है तो इसके क्या होता है, 300 बेस पेयर है ना। अब अपन को एक चीज पता लग जाएगी कि यहाँ पर जो डीएनए आएगा, इस जगह पर जो डीएनए आएगा वो कितने बेस पेयर का होगा, 700 बेस पेयर का होगा। इस जगह पर आएगा वो 200 बेस पेयर का होगा, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, है ना। तो अपन को इस सैंपल से पता लग जाता है कि यहाँ पर इस जगह पर कोई डीएनए आएगा तो वो इतने बेस पेयर का है, ये बात अपन को पता लग जाती है, इसलिए अपन ने सैंपल डाला है, ठीक है। और इस जगह को क्या बोलते हैं, कुआ बोलते हैं, वेल बोलते हैं भाई। ये क्या है, वेल है, ये जो खांचा दिख रहा है आपको, इसको वेल बोलते हैं। चलो ये जो खांचा है इसमें क्या डालूंगा मैं, डीएनए डालूंगा।
इसमें क्या डालूंगा मैं, डीएनए डालूंगा, इसके अंदर मैं क्या डालूंगा, डीएनए डालूंगा। ये तीनों खांचों के अंदर मैंने क्या डाल दिया, डीएनए डाल दिया। उसके बाद में क्या होगा, डीएनए को अपन दौड़ाएंगे। डीएनए जैसे ही आप यहां पर डालोगे, डीएनए आपको पता है कैसा नेगेटिवली चार्ज है। अभी मैंने आपको बताया कि कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज अणु होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है। अब डीएनए जब नेगेटिवली चार्ज है और यहां पर अपन नेगेटिव दे रहे हैं, यहां पर पॉजिटिव दे रहे हैं, डीएनए खुद कैसा है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ भागने की कोशिश करेगा। तो यहां पर डीएनए पहुंचा, जैसे ही आएगा वो उसको दिखेगा यहां पर तो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव की तरफ भागने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव की तरफ भागने की कोशिश करेगा। और आपको पता है जब भी रेस होती है ना, उसमें मोटे लोग जो वो पीछे रह जाते हैं और पतले लोग हैं वो आगे भाग जाते हैं, ठीक है। जो मोटे मोटे होते हैं वो पीछे रह जाएंगे जब भी रेस होगी, और जो पतले हैं वो आगे भाग जाएंगे। इसलिए जो बड़े टुकड़े होंगे ना डीएनए के, वो तो यहाँ ही कहीं रह जाएंगे, और जो छोटे होंगे वो आगे चले जाएंगे। ये बात तो नॉर्मल हो गई। ये अपन ने दौड़ा दिया इनको, ये यहाँ पर सेट भी हो गए, लेकिन अभी अपन को दिख नहीं रहे, अपन को दिख नहीं रहे। देखो छोटे और बड़े टुकड़े जो है वो अलग हो चुके हैं, छोटे और बड़े टुकड़े जो है वो अलग हो चुके हैं। यहाँ पर आएंगे बड़े बड़े टुकड़े, ठीक है, और यहां पर आएंगे छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। ये छोटे और बड़े टुकड़े जो हैं वो अलग हो चुके हैं, लेकिन अभी अपन को दिख नहीं रहे। इनको देखने के लिए अपन को एक प्रोसेस करनी पड़ेगी। जब तक देखेंगे नहीं तब तक अपन बाहर कैसे निकालेंगे यार डीएनए को, उस डीएनए को जो अपने काम का जो डीएनए का टुकड़ा है उसको अपन बाहर कैसे निकालेंगे, अपन को दिख ही नहीं रहा अभी तक ना। तो दिख नहीं रहे, उसके लिए क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे अपन, डीएनए को आइसोलेट करने के लिए क्या करेंगे अपन, स्टैंड बाय इथिडियम ब्रोमाइड। ये जो प्लेट है इसमें क्या डाल देंगे अपन, इथिडियम ब्रोमाइड डालेंगे। क्या डालेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड से इसको क्या करेंगे, अभिरंजित करेंगे, है ना। इथिडियम ब्रोमाइड से क्या करेंगे, इसको अभिरंजित करेंगे। मतलब सीधी सी बात है, इस प्लेट पर क्या डाल देंगे, अपन को कुछ नहीं दिख रहा इस प्लेट पर, सारा काम अपन मतलब अंधाधुंध हुआ, सारा काम क्या है, अंधाधुंध हुआ है, कुछ अपन को दिख नहीं रहा है इस पर, है ना। अपन को बस इतना पता था कि इतने टाइम पर, इतना टाइम तक अपन को दौड़ाना है इनको, ठीक है। वो अपने इतने टाइम तक अपन दौड़ा दिया, अपन को पता नहीं क्या हुआ है, अपन को कुछ नहीं पता। फिर अपन को देखने के लिए भाई कुछ हुआ भी है क्या, कुछ देखने के लिए क्या करेंगे अपन, इसमें क्या डालेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड आता है वो उस पर डाल दिया अपन ने। इथिडियम ब्रोमाइड जैसे आप डालोगे उसके बाद क्या डालना आपको, यूवी रेडिएशन देनी है। क्या देनी है, यूवी रेडिएशन, ठीक है। यूवी रेडिएशन दोगे आप इस पर, जैसे ही आप इस पर यूवी रेडिएशन दोगे ना, आपको दिखने लग जाएगा, सारा सिस्टम आपको दिखने लग जाएगा। इस प्लेट पर आपको कुछ नहीं दिख रहा था, आपने क्या डाला, इथिडियम ब्रोमाइड डाला। इथिडियम ब्रोमाइड डालने के बाद में क्या डाल दिया, यूवी रेडिएशन दे दी। यूवी रेडिएशन जैसे दोगे तो आपको क्या दिखेंगे, ब्राइट ऑरेंज बैंड दिखने लग जाएंगे। दिखेंगे ब्राइट ऑरेंज बैंड दिखने लग जाएंगे, चमकीले चमकीले नारंगी जो है वो बैंड आपको दिखेंगे इस पर, है ना, ब्राइट ऑरेंज बैंड दिखने लग जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये ऐसे बैंड्स दिखने लग जाएंगे। तो आपको पता लग जाएगा कि भाई कहां पर आपका छोटा डीएनए का पार्ट है, कहां पर बड़ा डीएनए का पार्ट है। फिर आपने क्या किया, आपको दिखने जब लग जाएगा तो आप क्या करोगे, आपको जो टुकड़ा चाहिए, आपको जो टुकड़ा चाहिए वो टुकड़ा आप क्या निकाल लोगे, उसको बाहर निकाल लोगे। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। जो आपके काम का जो टुकड़ा होगा उसको आप बाहर निकालोगे, ठीक है। जो आपके काम का जो टुकड़ा होगा उसको जो बाहर निकालोगे उसको बोलते हैं इल्यूशन, हिंदी में छालन बोलते हैं उसको, छालन, है ना। वो आपने बाहर निकाल लिया। चलो ये आपका देखो, जो अभी यहाँ पर मैंने जो मशीन बनाई है वो मशीन देख लो, ये भाई ये वो प्लेट है, देखो इस पर। यहाँ पर जो मैंने आपको बनाया था, यहाँ पर ये वेल है, इसमें मैंने सैंपल डाल दिया, ये सैंपल वाला है, और यहाँ पर फिर मैंने वो डीएनए डाला। ये डीएनए को जोड़ा है अपन ने, ठीक है। छोटे इस साइड में आ गए, छोटे आगे भाग गए और वो पीछे रह गए, बड़े वाले पीछे रह गए, है ना। चलो अब मेरे पास में डीएनए का टुकड़ा आ गया जो मेरे काम का है, ठीक है। अब मैं क्या करूं, उसकी क्या करूं, सबसे पहले तो मैं उसकी कॉपी बनवा लूं। क्या बनवा लूं, कॉपी बनवा लूं, है ना। डीएनए का टुकड़ा तो मेरे पास में आ गया, मेरे काम का है, मैं सबसे पहले उसकी क्या बना लूं, कॉपी बनवा लूंगा, ठीक है जी। कॉपी बनवाने की क्या प्रोसेस यूज होती है, पीसीआर बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, पीसीआर। आपने सुना भी होगा, कोरोना के टाइम पर पीसीआर करवाते थे। पीसीआर से क्या होता है भाई, कोई भी, आप पीसीआर बहुत काम की चीज है, इससे कोई भी छोटी चीज है ना, कोई भी बहुत कम मात्रा में कोई चीज है, उसको क्या कर सकते हैं अपन, बहुत ज्यादा बनवा सकते हैं उसको, क्या उसकी बहुत ज्यादा क्वांटिटी अपन बना सकते हैं। जैसे पीसीआर कोरोना में कैसे यूज कर रहे थे कि भाई किसी के सिम्टम नहीं आ रहे, पता ही नहीं लग रहा कोरोना है भी इसके, तो क्या कर रहे थे, पीसीआर टेक्निक यूज कर रहे थे उसके अंदर, है ना, कि भाई इसके अंदर कोरोना का अगर थोड़ा सा भी अंश होगा ना, थोड़ा सा भी अगर इसके अंदर अंश होगा तो अपन को पीसीआर से पता लग जाएगा, क्योंकि पीसीआर उसको क्या कर देगी, उस थोड़े से अंश की बहुत सारी कॉपी बना के दे देगी अपन को, तो आपको पता लग जाएगा भाई इसके अंदर कोरोना का अटैक होगा आगे टाइम पर, इसको फ्यूचर में, इसके कोरोना का अटैक हो चुका है लेकिन फ्यूचर में इसको अभी सिम्टम नहीं दिखा रहा, लेकिन फ्यूचर में इसको सिम्टम दिखाएगा, तो वो पहले ही पता लग रहा था। तो पीसीआर जो वो अलग अलग जगह पर यूज में लिया जाता है, यहाँ पर भी अपन यूज में लेंगे। छोटा सा अपने पास में टुकड़ा है डीएनए का, उस टुकड़े की अपन क्या कर लेंगे, बहुत सारी कॉपी बनवा लेंगे, इससे 1 बिलियन कॉपी बनवा सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये पीसीआर क्या है,
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, क्या है इसकी फुल फॉर्म? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट है, जो आपका जो डीएनए का टुकड़ा है, अभी डीएनए का जो खंड है उसको क्या करेंगे अपन? एम्पलीफिकेशन करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे। ये देखो भाई, ये पहले एक बार इंग्लिश वाला देख लो डायग्राम, फिर हिंदी वाला दिखाता हूँ। हिंदी वाला थोड़ा सा आपको इतना साफ नहीं दिखेगा, इसलिए ये हिंदी वाला है ना, थोड़ा साफ कम है ये, ठीक है। पहले इंग्लिश वाला देख लेते हैं, चलो थोड़ा साफ जाता है। ये आपके पास में क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, दो टुकड़े हैं डीएनए के, ठीक है, द्विलडित डीएनए बोलते हैं इसको ना, द्विलडीय डीएनए है ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ये एक ऊपर वाला लड़ है, ये नीचे वाली लड़ है, दो लड़ दिख रही हैं आपको, बिल्कुल दो लड़ दिख रही हैं भैया, है ना। अब क्या करेंगे अपन? थोड़ी हीट देंगे इसको, क्या देंगे? हीट दे देंगे। जैसे ही इसको गर्म करेंगे, ये जो दोनों लड़ है ना आपस में टूट जाएंगी, आपस में बीच में से टूट जाएंगी, दोनों अलग अलग हो जाएंगी, बिल्कुल हो गई, अलग अलग हो गई। देखो एक मशीन आती है, छोटी सी मशीन होती है लेकिन महंगी आती है। उस मशीन के अंदर क्या करते हैं अपन? एक टेस्ट ट्यूब ले ली अपन ने, एक टेस्ट ट्यूब ले ली। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करेंगे अपन? जो डीएनए बाहर निकाला था ना अभी थोड़ी देर पहले, इल्यूशन बोलते हैं उसको, मशीन के दौड़ाया था और फिर डीएनए बाहर निकाला था, हाँ, वो डीएनए अपन उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे। टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए डाल दिया, और क्या डालेंगे अपन? एक प्राइमर होता है, वो प्राइमर डाल देंगे। और क्या होता है? कुछ न्यूक्लियोटाइड डाल देंगे, न्यूक्लियोटाइड डाल दिए। और क्या डालेंगे? एक पॉलीमरेज होता है, टेक पॉलीमरेज बोलते हैं जिसको, वो टेक पॉलीमरेज डाल देंगे। ये सारी चीजें, ये सारा माल मसाला अपन ने उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद में उस मशीन के अंदर लगा देंगे, ठीक है। मशीन में लगा देंगे, मशीन को ऑन कर देंगे, फिर मशीन के अंदर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, अपने आप ही बढ़ता है उस मशीन के अंदर, है ना। टेम्परेचर मैंने आपको ना हीट देंगे थोड़ी सी, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो अपना जो डीएनए डाला था ना, उस वो डीएनए जो है वो अलग अलग हो जाएगा। वो दो द्विलड़ थी, वो एक एक लड़ हो जाएंगी उसकी, ठीक है। वो जैसे ही आप हीट दोगे, अब आपने मैंने होता है मशीन के अंदर होता है सारा काम, ऐसे कोई डायग्राम नहीं बने हुए होते हैं ना, ये सारा काम अपने आप होता है, ठीक है। ध्यान से देखना, ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए, दो लड़े इसके अंदर। ये जैसे आप थोड़ी सी हीट दोगे इसको, बिल्कुल दे दी भैया, यहाँ पर क्या हुई? देखो कैसे कॉपी होती है वो देखना है ऐसे, है ना। यहाँ पर देखो दोनों लड़े अलग अलग होगी, बिल्कुल भैया अलग अलग होगी दोनों लड़े, है ना। यहाँ पर क्या है? प्राइमर लग गया, ये देखो प्राइमर लग गया यहाँ पर। जैसे ये दोनों अलग अलग हुई, यहाँ पर क्या लग गया? प्राइमर। और मैंने आपको बताया था कि टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डालते हैं? प्राइमर भी डालते हैं ना, मैंने भी आपको बताया। तो ये प्राइमर लग जाएगा, लग गया भैया प्राइमर। अब क्या होगा? आपने क्या डाला था? डीएनए पॉलीमरेज, टेक पॉलीमरेज भी डाला था ना आपने, टेक पॉलीमरेज। ये जो टेक पॉलीमरेज है कहां से निकाला जाता है? एक थर्मस एक्वेटिकस होता है ना, उससे निकाला जाता है ये टेक पॉलीमरेज, है ना। ये टेक पॉलीमरेज आपने इसके लगा दिया, ठीक है। और क्या आपके पास में? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स भी आपने डाले थे उसके अंदर, ठीक है। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर सारा मसाला आपने डाल रखा है। तो क्या होगा? ये जो प्राइमर आपने यहां लगाया है, ये क्या करेगा? एक्सटेंड कर जाएगा, पूरे में लग जाएगा ये प्राइमर, है ना। ये पूरे में एक्सटेंड कर जाएगा। जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड आपने नए डाले हैं वो यहाँ पर आकर सारे लग जाएंगे। इस जगह पर लग गए, इस जगह पर लगे, इस जगह पर लगे, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, ऐसे ऊपर की तरफ लग जाएंगे। और ये पूरा जो है एक नया जो है स्ट्रैंड बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक था, उससे क्या बन गए? ये देखो दो बन गए, ये एक्सटेंशन होके दो बन गए। तो यहां से क्या है? 30 साइकिल से अपन क्या बना सकते हैं? 1 बिलियन कॉपी बना सकते हैं। ऐसे अपन एक बार में कितने बने? 2 बने। ऐसे अगर 30 साइकिल कर देना, 30 साइकिल 30 बार ऐसी कॉपी बनवाएंगे तो 1 बिलियन कॉपी बनवा सकते हैं इससे। ये पीसीआर है, ठीक है। क्या क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो देखो। सबसे पहले क्या करेंगे अपन? अपने पास में डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो अपन ने अभी निकाला, छोटा टुकड़ा अपने पास, छोटा सा टुकड़ा है। सबसे पहले क्या करेंगे? उसको हीट देंगे, दोनों टुकड़े अलग अलग हो जाएंगे, वो दोनों उसकी लड़े अलग अलग हो जाएंगी। उसके बाद में उस पर प्राइमर लगेगा। प्राइमर लगने के बाद में आपने टेक पॉलीमरेज डाला है उसके अंदर और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डाले हैं, वो आपस में जुड़कर एक नया स्ट्रैंड बना लेंगे और 2 अलग अलग लड़ बन जाएंगी। ये देखो, एक द्विलड़ीय डीएनए हो गया, एक द्विलड़ीय डीएनए हो गया। तो 1 से 2 बन जाएंगे। ऐसे अगर आप 30 साइकिल करोगे तो 1 बिलियन कॉपी बन सकती हैं, ठीक है। अब ये प्रोसेस जो आपने हीट देकर इसको अलग अलग किया, इसको क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन बोलते हैं। हिंदी वाले बता देता हूँ आपको, चलो हिंदी वाले बता देता हूँ। आपने ये जो द्विलड़ीय जो डीएनए था, इसको आपने हीट दी, ताप दिया। जैसे आपने इसको ताप दिया तो ये आपका जो द्विलड़ीय डीएनए है ये एक एक लड़ में बदल गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? निष्क्रियकरण बोलते हैं। आपने जो हीट दी और इस हीट से वो डीएनए टूट गया, इसको क्या बोलते हैं? निष्क्रियकरण बोलते हैं। ये पूछा जाता है ना, निष्क्रियकरण बोलते हैं, ध्यान में रखना। और इनको सीक्वेंस में आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में यही पूछा गया है। निष्क्रियकरण कर दिया अपन ने, कर दिया भैया निष्क्रियकरण। उसके बाद में क्या होता है? यहां पर ये क्या लगा? प्राइमर। प्राइमर क्या है? उपक्रामक, ठीक है। ये उपक्रामक लग गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? तापानुशीलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तापानुशीलन। इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस स्टेप को बोलते हैं तापानुशीलन, ठीक है। फिर आपने डीएनए पॉलीमरेज जो टेक पॉलीमरेज था और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड थे, ठीक है, वो इसमें जोड़े, ठीक है। और ये क्या हो गया? इसका प्रसार हो गया, एक्सटेंड हो गया पूरा। इतना ही था, इतना ही तो था। उसके बाद में ये पूरा प्रसार हो गया इसका,
ठीक है, आगे तक ये बढ़ गया, इसको क्या बोलते हैं प्रसार। तो पहले क्या आया निष्क्रियकरण, उसके बाद तापानुशीलन, उसके बाद में प्रसार हुआ। ठीक है, तो आपको पूछ लेगा कि भैया टेक पॉलीमरेज और डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड कब जोड़ते हैं, तो आप बोल देना तापानुशीलन और प्रसार के पहले, क्या तापानुशीलन के बाद में और प्रसार वाली जो स्टेप उससे पहले क्या जोड़ेंगे अपन, टेक पॉलीमरेज और डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड जो है वो जोड़ते हैं। ये तीनों आपको स्टेप जो याद होनी चाहिए। चलो अपन ने कॉपी भी करवा ली। अब क्या करेंगे अपन, वेक्टर के साथ में जोड़ेंगे, संवाहक के साथ में उस डीएनए को जोड़ेंगे और अब फिर होस्ट के अंदर भेजने का टाइम हो गया। आपको पता है कि संवाहक के साथ में कैसे जोड़ते हैं, वो ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अब क्या करना है आपको, बस उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होगा आपको उसको किसके अंदर भेजना, होस्ट के अंदर। तो पुनर्विकास डीएनए को का परपोषी कोशिका या फिर जीव में निवेशन करवाना है ना, परपोषी कोशिका के अंदर या फिर जीव के अंदर अपन को निवेशन करवाना है। वो आपको पता कैसे करवाते हैं, माइक्रो इंजेक्शन और वो सारी चीजें आपको बता चुका हूँ। हीट शॉक मेथड, ठीक है, वो बता दिया मैंने आपको, ठंडा गर्म करके देते हैं, माइक्रो इंजेक्शन लगा सकते हैं, या फिर जीन गन बैलिस्टिक वाला भी बता चुका हूँ आपको, है ना, टंगस्टन गोल्ड वाला भी थोड़ी देर पहले बताया। चलो ये खत्म हो गया। अब बात करेंगे जीन प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। जैसे कोई किसी को वैक्सीन बनानी है, किसी को कोई एंजाइम बनाना है, किसी को प्रोटीन बनानी है, तो वो कैसे बनाएंगे, है ना। अपन ये सारा काम तो आपको आ गया, बायोटेक्नोलॉजी का सारा काम आ गया। अब वो काम होता कैसे है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, जीन प्रोडक्ट कैसे बनता है, उत्पाद कैसे बनता है, मतलब आपको वैक्सीन बनानी है तो वो कैसे बनेगी, तो उसके लिए होते हैं बायोरिएक्टर होते हैं। क्या होते हैं, बायोरिएक्टर होते हैं। देखो ये सारी जो प्रोसेस अपन ने की ये कहाँ होती है, लैब के अंदर होती है। लेकिन फिर एक बात समझो, अगर आपको वैक्सीन बनानी है, बड़ी लेवल पर वैक्सीन बनानी है, पूरे देश को वैक्सीन लगनी है यार, है ना, अभी कोरोना की लगी है, तो इतने लोग हैं देश के अंदर, ठीक है, तो आप एक लैब के अंदर छोटी छोटी चीजें इतने टाइम लगाओगे, तब तो भाई वैक्सीन कितने लोगों के भाई पहुंचेगी नहीं कभी किसी के वैक्सीन। तो एक बार एक्सपेरिमेंट जो वो लैब के अंदर हो गया, उसके बाद में लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट हुआ, सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद में ये बड़े लेवल पर बनाए जाते हैं। सारा काम क्या है, बड़े लेवल पर, छोटी छोटी चीजों के नहीं, साथ में नहीं, बड़े लेवल पर ये जो एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म किया जाता है और उसके बाद में बड़े लेवल पर जो वैक्सीन वगैरह ये बनती हैं। तो उसके लिए यूज होता है बायोरिएक्टर। ठीक है, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा ml में बना रहे हैं, बहुत हजारों लीटर के अंदर ये एक साथ में बनता है। तो यहाँ पर क्या बोला है, टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज, बहुत ज्यादा क्वांटिटीज के अंदर अगर आपको प्रोड्यूस करना है प्रोडक्ट को, जैसे वैक्सीन बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर ही है, ठीक है, क्योंकि इतने बड़े देश के अंदर पूरे में लगी तो कितनी सारी वैक्सीन बनाई होगी, है ना। तो द डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर वेयर लार्ज वॉल्यूम 100 से 1000 लीटर ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड। यहाँ पर 100 से 1000 लीटर ही बता रखा है, लेकिन बहुत हजारों लीटर एक साथ में बनाया जाता है ना, तो 100 से 1000 मान लेते हैं अपन, तो 100 से 1000 लीटर जो है वो एक साथ में इन बायोरिएक्टर के अंदर, बड़े बड़े बायोरिएक्टर होते हैं उनके अंदर बनाया जाता है। बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स ऑप्टिमल कंडीशन फॉर डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब वैक्सीन को मान लो कि भाई इतनी पीएच होनी चाहिए, इतना ये होना चाहिए, इतना टेम्परेचर होना चाहिए, ये सारी चीजें मेंटेन करेंगे तभी वैक्सीन बढ़िया बनेगी। तो उसके लिए ये सारी चीजें मेंटेन भी कौन रखता है, बायोरिएक्टर जो है वो मेंटेन रखते हैं। क्या क्या मेंटेन रखते हैं, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें जो है वो मेंटेन करने का काम भी इनका है। चलो ये आपका देखो भाई, सब पहले इंग्लिश वाला देख लो, फिर हिंदी वाले की थोड़ी क्वालिटी थोड़ी कमजोर है तो वो भी दिखा दूंगा मैं आपको, पहले इंग्लिश वाला देख लो। ये डायग्राम देखो भाई, इसके अंदर आपको क्या लगा रखा है, ये हिंदी वाला दिखा देता हूँ, चलो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये आपकी मशीन है पूरी, ठीक है, ये क्या है आपका बायोरिएक्टर है, ठीक है। इसके अंदर ये क्या लगा हुआ है, आपने वो अगर गाँव से तो वो छाछ वगैरह बिलोने का जो आता है ना, बिलोना जो बोलते हैं ना, बिलोनो, ठीक है, देखो कभी, ठीक है। तो वो मशीन जो होती है ना, मशीन आजकल तो मशीन चलने लग गई, वो घूमती है, मोटर को देखा है वो घूमते हुए, मोटर जैसे घूमती है, ठीक है, तो उसके नीचे वो लगा हुआ होता है वो घुमाने का, ठीक है, आप समझ गए होंगे, ठीक। तो वैसा ही सिस्टम है यहाँ पर, एक देखो ये रोड लगा रखी है बीच में, इसके चारों तरफ ये देखो पंखे से पंखे जो घूमते हुए देखा है ना, पंखे घूमते हुए, वैसे पंखा घूमता वैसे ये घूम रहा है ना। तो ये रोड लगा रखी है, यहाँ पर मोटर लगा रखी है, इससे वो रोड घूमती है। और यहाँ पर देखो ये क्या है, देखो ये लगा रखा है ना, ये घूमने के लिए ये ताड़ी सी लगा रखी है इसके, है ना। चलो ये घूमती रहती हैं। यहाँ पर जो झाग बनेगा उस झाग को तोड़ दिया जाता है ना, यहाँ पर ऊपर जो झाग बनता है ना, इसके अंदर यहाँ पर झाग बनता है उसको तोड़ दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है वाष्प डाली जाती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या डाला है, अम्ल और या फिर छाट जो है, पीएच कैसे रखनी है, एसिडिक पीएच रखनी है या फिर बेसिक पीएच रखनी है। देखो हर प्रोडक्ट की अलग अलग होती होगी, वैक्सीन के लिए अलग हो सकती है, किसी आपको एंजाइम बनाना तो उसके लिए अलग हो सकती है। तो वो अलग अलग पीएच मेंटेन करने के लिए यहाँ से माल मसाला डाला जाता है, ठीक है। नीचे जो है, नीचे जीवाणु रहित जो हवा है वो डाली जाती है यहाँ से, ठीक है, ताकि जो है उसके अंदर कोई जीवाणु ना पनप पाए, ठीक है। अब मैं इंग्लिश वाला दिखा देता हूँ आपको। ये यहाँ पर मोटर लगाई हुई है, क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा बढ़िया दिख रहा है, ठीक है, इसकी क्वालिटी थोड़ी बढ़िया है, वो देखो यहाँ पर मोटर है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो रोड लगा रखी है, और इस रोड पर देखो ये लगा रखी है ताड़ी सी लगा रखी है, एम्पेलर, ये घूमते रहेंगे,
ठीक है, घुमाने का काम करेंगे। इसके अंदर जो माल मसाला डालेंगे उसको घुमाएंगे। यहाँ पर कोई अगर झाग बन रहा है तो उस झाग को यहाँ पर खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ पर एसिड बेस डाल दिया जाता है ताकि मतलब अगर वैक्सीन को बेसिक कंडीशन चाहिए तो बेसिक डाल देंगे, एसिडिक चाहिए तो एसिडिक। यहाँ पर स्टीम डाली जाती है, वाष्प, ठीक है, कि भाई कोई अगर कोई और जीवाणु स्टेरिलाइजेशन के लिए कोई और जीवाणु ग्रोथ ना कर जाए इसके अंदर, इसी पूरे सिस्टम के अंदर, तो वो डाला जाता है ना। चलो, ये तो एक पहला बायोरिएक्टर हो गया। इसको क्या बोलते हैं वो देख लो। हिंदी में इसको बोलते हैं साधारण विलोडन होज बायोरिएक्टर। क्या बोलते हैं? साधारण विलोडन होज बायोरिएक्टर इसको बोलते हैं। ये दूसरा वाला देखो भाई, दूसरा वाला क्या? दंड विलोडक होज बायोरिएक्टर, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? नीचे से ये घुमाया जाता है और यहाँ पर बुलबुले जो है वो बनते हैं, बुलबुले जो है वो बनते हैं। अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, बस इनमें क्वेश्चन कुछ नहीं पता जाएगा, बस क्वेश्चन आपको ये ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि बुलबुले किसके अंदर बनते हैं, किसके अंदर नहीं बनते हैं, बस ये पूछ सकता है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, इस वाले के अंदर बुलबुले नहीं बनते क्योंकि जैसे ही कोई झाग बनेगा उसको यहाँ पर खत्म कर दिया जाता है, और इस वाले के अंदर देखो बुलबुले बनते हैं, इस वाले के अंदर बुलबुले बनते हैं। तो बस ये ध्यान में रखना आपको, दंड विलोडक के अंदर बुलबुले बनते हैं और साधारण वाले के अंदर नहीं बनते, इतना ध्यान में रख लेना। चलो, अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, फिर खत्म करते हैं लेक्चर को और ये चैप्टर को भी। एक होता बैच फर्मेंटर, बैच फर्मेंटर, और एक होता है कंटिन्यूअस कल्चर। कंटिन्यूअस कल्चर। ये बैच फर्मेंटर क्या है? बैच फर्मेंटर मतलब कि भैया आपने एक बार में कुछ बना दिया, एक बार आपने सारा माल मसाला डाल दिया उसके अंदर, है ना। जो आपका बायोरिएक्टर है, बायोरिएक्टर जो बड़ी सी मशीन है, लाइट कम हुई थोड़ी सी, बायोरिएक्टर जो है मशीन जो है उसके अंदर आपने सारा माल मसाला एक बार में डाल दिया भैया। उसके बाद में वो क्या है, बनकर तैयार हो गया। तो आपने क्या है, बाहर से आप मॉनिटर वगैरह में उसको ऑब्जर्व करते रहते हो कि हाँ भैया बन गया, आपको पता लग जाता है कि बन गया। तो आप क्या करोगे, मशीन को बाहर बंद कर दोगे और उसके बाद में आपका जो सामान होगा उसको एक साथ में बाहर निकाल लोगे, ठीक है। एक तो ये था बैच के अंदर, मतलब आपको ऑर्डर मिला कि भैया आपको 1 लाख वैक्सीन बनानी है, आपको 1 लाख वैक्सीन बनानी है, तो आप क्या करोगे, आपका ये बायोरिएक्टर है, ये क्या है आपका बायोरिएक्टर है, इसके अंदर आपने सारा का माल मसाला डाल दिया भैया, सारा माल मसाला डाल दिया। उसके बाद में इसके अंदर सारा माल मसाला बन गया। जब बन गया तो आपने इस मशीन को बंद कर दिया और फिर आपने क्या है, इसको इसमें से सामान जो है वो अपने बाहर निकाल लिया, ठीक है। एक तो ये प्रोसेस हो गई, ये क्या है, बैच फर्मेंटर। फिर आपको दूसरा ऑर्डर मिल गया, भैया आपको 1 लाख एंजाइम बनाने हैं, तो आपने इसके अंदर एंजाइम वाला माल मसाला डाल के दूसरा बना लिया, ठीक है। ये क्या होता है बैच फर्मेंटर की, भाई एक बैच के अंदर बना, जैसे साबुन वगैरह बनती है, ठीक है, साबुन, तो उस पर बैच नंबर लिखा होता है, हर प्रोडक्ट पर बैच नंबर लिखा होता है। क्यों? क्योंकि वो बैच के अंदर बनती है। 1000 साबुन जो वो एक साथ में बन गई, फिर 1000 जो वो अलग बैच के अंदर आएंगी, है ना, उनका अलग बैच होगा। मतलब क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि मतलब एक साथ में बन रही है सारी चीजें, है ना, तो बैच वाइज काम होता है ना, बैच वाइज काम होता है। तो वो यहाँ होता है बैच फर्मेंटर। लाइट फ्लक्चुएट कर रही है यार। तो क्या है, बैच फर्मेंटर, समझ में यही बात है। इसके अंदर आप एक चीज ध्यान में रखना है, इसमें क्या बनता है, एस शेप का कर्व बनता है। कैसा बनता है? एस शेप कर्व, एस शेप का कर्व बनता है। बस इतना बात ध्यान में रखना, कोई ज्यादा उसमें नहीं है। एक कंटिन्यूअस कल्चर, कंटिन्यूअस कल्चर के अंदर क्या है, ये एक फर्मेंटर है, एक बायोरिएक्टर है। इसके अंदर आपने क्या डाला, यहां से माल डाल रहे हो, यहां से निकाल रहे हो, ठीक है, ऊपर से डाल रहे हो, नीचे से निकाल रहे हो। इसके अंदर कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती है। यहां पर क्या रखा, अपने एक साल में डाला माल डाला और फिर एक साल में निकाल लिया जब बन गया वो। यहां पर क्या होता है, कंटिन्यूअस चलता है। यहां पर डालोगे, यहां से निकालोगे, डालोगे निकालोगे, कंटिन्यूअस चलता रहेगा, कंटिन्यूअस काम चलता रहेगा। यहां पर कैसा आता है, जे शेप का कर्व आता है। कैसा आता है, जे शेप का कर्व आता है, ठीक। ये खत्म हो गया। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की। वो क्या है, सारा आपने बना लिया, सारा इंडस्ट्री के अंदर काम बन गया। अब क्या करोगे, अब आपको करना क्या है, जो आपने बनाया है, जो प्रोडक्ट आपने बनाया, जो उत्पाद बनाया है, उसको क्या करोगे आप, प्यूरिफिकेशन करोगे। उसको क्या करोगे, सेपरेट करोगे उसको, और फिर प्यूरिफाई करोगे और फिर मार्केट के अंदर बेचोगे उसको, ठीक है, बेचने के लिए तो बनाया ना। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं इसको, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लास्ट जो प्रोसेस होती है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। हिंदी में इसको बोलते हैं अनुप्रवाह संसाधन। क्या बोलते हैं, अनुप्रवाह संसाधन, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो दिस प्रोसेस इंक्लूड सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आपने बनाया है उसको पहले सेपरेट करोगे, फिर उसको प्यूरिफाई करोगे और फिर मार्केट के अंदर उसको उतार दोगे। पहले सेपरेट फिर प्यूरिफाई, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए जो थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूं आपको, ट्रिक तो क्या ही, लेकिन याद रखने में कंफ्यूजन नहीं होगी। डीएसपी, ठीक है। तो डीएसपी से याद रख लेना, डी फॉर डाउन स्ट्रीम प्रोसेस,
ऐसे याद रख लेना, पहले सेपरेट करेंगे फिर प्यूरिफाई करेंगे। वो आपको उल्टा बोलेगा कि पहले प्यूरिफाई करते हैं फिर सेपरेट करते हैं, नहीं, पहले सेपरेट करेंगे फिर प्यूरिफाई करेंगे और फिर मार्केटिंग में उतारेंगे। तो ये बायोटेक्नोलॉजी जो चैप्टर है पहला वो खत्म हो चुका है। अगला जो चैप्टर है वो आसान है, उसके अंदर कोई खास चीज़ नहीं है, बस एक थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा समझाने वाला, बाकी वो चैप्टर बहुत ईजी है। तो समझ में आया होगा आपको ये चैप्टर पूरा। समझ में आया तो यार लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वीडियो पसंद आया कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।